give 45 seconds pause, sir. Prashant? Yes, sir. It is started recording. We started. Okay. नमस्कार दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर आपकी सेहत की कामना करते हुए और आपका परिवार कोरोना से बचे रहें। किस प्रकार से इस देश की जनता पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है, आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में आपके बीच में हम लेकर उपस्थित हैं। 130 करोड़ भारतीय कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, रोजी रोटी की मार झेल रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और संकट के इस समय में भी जन विरोधी केंद्रीय भाजपा सरकार रात के अंधेरे में देशवासियों के खून पसीने की कमाई को लूटने में लगी है। कच्चे तेल की कीमतें पूरी दुनिया में अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। उसका लाभ 130 करोड़ देशवासियों को देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर निर्दयी तरीके से टैक्स लगाकर भाजपा सरकार मुनाफाखोरी कर रही है। विपदा के इस समय में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर देशवासियों की गाढ़ी कमाई को लूटना आर्थिक राजद्रोह है, देशद्रोह है। मैं फिर दोहराता हूं, विपदा के इस समय में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर देशवासियों की गाढ़ी कमाई को लूटना आर्थिक देशद्रोह है। कोरोना महामारी व गंभीर संकट के इस काल में पूरी दुनिया की सरकारें जनता की जेब में पैसा डाल रही हैं, पर इसके विपरीत केंद्रीय भाजपा सरकार देशवासियों से मुनाफाखोरी व जबरन वसूली की हर रोज एक नई मिसाल पेश कर रही है। देश की जनता का खून चूसकर अपना खजाना भरना कहां तक सही या तर्क संगत है। जबरन वसूली की सब हदें पार की कर गई मोदी सरकार के 4 कड़वे सच जानिए। पहला, 14 मार्च 2020 को रातों रात मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपया अतिरिक्त टैक्स लगा दिया और कल रात के अंधेरे में लगभग 12 बजे एक बार फिर केंद्रीय भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपया प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपया प्रति लीटर टैक्स लगा दिया। यानी मात्र 48 दिन में 14 मार्च से और 4 मई 2020 के बीच में मोदी सरकार ने डीजल पर 16 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स लगाया और पेट्रोल पर 13 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स लगाया। केवल इस अतिरिक्त 13 और 16 रुपए के टैक्स से हिंदुस्तान के 130 करोड़ भारतवासियों की जेब से 1,40,000 करोड़ सालाना लूटा जाएगा। क्या इसका कोई जवाब भाजपा के पास है? दूसरा, 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला, भारत की तेल कंपनियों को कच्चे तेल की कीमत पड़ती थी 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल या 6,330 रुपया 65 पैसे प्रति बैरल। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। उस समय जब कांग्रेस ने सरकार मोदी सरकार को दी तो प्रति लीटर तेल की कीमत देश में पड़ती थी 39 रुपया 81 पैसे प्रति लीटर और अब इसका सबूत उपलब्ध है। ये 26 मई 2014 का पीआईबी का प्रेस रिलीज मैं आपको भेज रहा हूं। 4 मई 2020 को यानी कल भारत की तेल कंपनियों को कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल पड़ती थी अमेरिकी डॉलर 23.38 या 1,772 रुपया। एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। यानी आज की तारीख में देश की तेल कंपनियों को प्रति लीटर कीमत पड़ रही है 11 रुपया 14 पैसे प्रति लीटर।
तो फिर देशवासियों को 11 रुपया 14 पैसे प्रति लीटर वाला तेल, 71 रुपया 26 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल व 69 रुपया 39 पैसे प्रति लीटर डीजल के हिसाब से क्यों बेचा जा रहा है? क्या केंद्रीय भाजपा सरकार जवाब देगी? तीसरा और ज्यादा सनसनीखेज और चौंकाने वाला है, मई 2014 में व 5 मई 2020 को पेट्रोल डीजल पर भारत सरकार यानी केंद्रीय भाजपा सरकार द्वारा वसूला जा रहा टैक्स देखिए। मई 2014 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, मोदी सरकार के आने से पहले डीजल पर प्रति लीटर टैक्स था 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी जी की सत्ता संभालने से पहले भारत सरकार द्वारा लिया जा रहा डीजल पर टैक्स था मात्र 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर। मोदी जी ने, और आज 5 मोदी जी ने टैक्स बढ़ाकर कर दिया डीजल पर 31 रुपया 73 पैसे प्रति लीटर, यानी 5.5 वर्षों में मोदी जी ने अकेले डीजल पर 28 रुपया 17 पैसे प्रति लीटर टैक्स लगाया है। देशवासियों को यह जानने की आवश्यकता है कि कैसे उनकी जेब से पैसा लूटा जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार गई मई 2014 में, तो पेट्रोल पर भारत सरकार टैक्स वसूल रही थी मात्र 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर। 5.5 वर्षों के बाद मोदी जी वसूल रहे हैं पेट्रोल पर टैक्स 32 रुपया 98 पैसे प्रति लीटर। मतलब 5.5 साल में केंद्रीय भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स लगाया 23.5 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर। क्या मोदी जी इस मुनाफाखोरी का कारण देश को बताएंगे? और चौथा, और ये और ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य है, और ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको भेज रहा हूं। चौथा तथ्य और चौंकाने वाला है। साल 2014-15 से साल 2019-20 यानी 6 साल के मोदी सरकार, केंद्रीय भाजपा सरकार के कार्यकाल में 12 बार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई है। और ये दोस्तों राजनीतिक आंकड़ा नहीं, ये भारत सरकार का कागज है जो ये दर्शाता है कि वसूली 17 लाख करोड़ रुपया है। मैं भारत सरकार का कागज आपको भेज रहा हूं। 17 लाख करोड़ रुपया 6 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार वसूल चुके हैं। ये जबरन वसूली का पैसा कहां गया और जनता को राहत क्यों नहीं मिली? 130 करोड़ देशवासियों की ओर से हम मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सामने आए और देश को जवाब दें। धन्यवाद। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। प्रणव जी आप कोऑर्डिनेट करिएगा, पूछिए। जी सर मेरा सवाल पेट्रोल डीजल से है, लेकिन साथ में जो आज सुबह बैठक हुई है सोनिया गांधी जी की मुख्यमंत्रियों के साथ, तो क्या कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कोई इस बात पर तय हुआ है कि जो राज्य सरकारें हैं वो पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं बढ़ाएंगी? क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली सरकार ने वैट में बढ़ोतरी की है पेट्रोल डीजल पर। तो जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें हैं उनको उन सरकारों में, उन राज्यों में इसमें पर बढ़ोतरी होगी या नहीं, इसको लेके कोई नीतिगत कोई एडवाइस दी गई है या कोई फैसला हुआ है क्या? आदरणीय साथी, सबसे पहले तो आपको और एबीपी न्यूज को सवाल के लिए साधुवाद। सवाल सही है, पर काश एबीपी न्यूज ये सवाल माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछती कि 48 दिन में मोदी जी ने 16 रुपया प्रति लीटर डीजल पर और 13 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स लगा,
130 करोड़ भारतीयों को 1,40,000 करोड़ सालाना के बोझ के नीचे क्यों डाला? एक तरफ प्रांत कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ केंद्र सरकार टैक्स कम करने की बजाय और कच्चे तेल की घटी कीमतों का फायदा देश की जनता को देने की बजाय टैक्स पर टैक्स जड़ रही है। हमारे मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और खास तौर से श्री राहुल गांधी जी ने इस प्रकार जनता की जेब लूटने पर गहन चिंता जताई और यह भी कहा, जैसा आपने पढ़ा भी और मैंने उस बारे में ट्वीट करके सूचना भी दी थी, कि भारत सरकार एक तरफ तो लाखों करोड़ की वसूली कर रही है और दूसरी तरफ कोरोना महामारी और उसके आर्थिक संकट से लड़ने के लिए प्रांतों को पैसा नहीं दे रही। ये अपने आप में अमानवीय भी है और केंद्रीय भाजपा सरकार की निर्दयता भी। धन्यवाद। अगला सवाल। अगला सवाल सुओ मोटो पर जो पूछना चाहें इंगित करें। यस जी बिलाल पूछे। सर, मेरा सवाल है कि आज जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी पैकेज की, जो मैं बार बार आपसे कह रहा था, वो सामने बात आई। आज बहुत मुखर होके वो साथ बात मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से रखी और जो आज तेवर कांग्रेस के आज जो दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि अब कांग्रेस एक विपक्ष की संपूर्ण भूमिका में नजर आएगी? आदरणीय साथी, बात बड़ी सीधी है। मोदी जी से हम यही कहेंगे, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा। आप 16 रुपया डीजल पर टैक्स लगाएंगे 48 दिन में, 13 रुपया पेट्रोल पर टैक्स लगाएंगे 48 दिन में, जनता की जेब से 1,40,000 करोड़ रुपया 48 दिन में ही निकाल लेंगे, 5.5 साल में 17 लाख करोड़ लूट लेंगे और जनता को राहत नहीं देंगे, उल्टा टैक्सों का बोझ ला देंगे, तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। इसीलिए हमारे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने बार बार कहा, कोरोना की महामारी और आर्थिक संकट से लड़ाई कहां लड़ी जाएगी? क्या दिल्ली की राज सत्ता की अट्टालिकाओं में लड़ी जाएगी या फिर गांव, कस्बे, शहरों में लड़ी जाएगी? अगर लड़ाई प्रांत लड़ रहे हैं तो भारत सरकार जनता से जो पैसा वसूल रही है और केंद्रीय बजट में जो 30 लाख करोड़ रुपया खर्चे का है, वो प्रांतों को क्यों नहीं दे रही? आप कह रहे हैं प्रांतों को कि वो कर्ज लें, कर्ज तो प्रांत ले ही सकते हैं। एक तरफ कोरोना और आर्थिक संकट की मार प्रांत झेल रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी सरकार की अनदेखी की। ये केवल कांग्रेस शासित प्रदेशों तक सीमित नहीं, हर प्रांत की यही व्यथा और दुर्दशा है। उम्मीद है कि समय रहते देश के प्रधानमंत्री एक छत्र नीतियां लागू ना कर थोड़ा सा विकेंद्रीयकरण सत्ता का करेंगे और प्रांतों को पैसा देंगे महामारी और आर्थिक संकट से लड़ने का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। रमन जी, क्या आप सुओ मोटो पर पूछना चाहते हैं? जी रणदीप जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में जो केंद्र सरकार ने फैसला किया है, उस पे आपने कहा कि ये तुगलकी फैसला है और आम जनता को इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने भी फैसला किया है, उसमें डीजल की कीमतों में 7% का इजाफा किया गया है और पेट्रोल की कीमतों में अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल की में 2 रुपए और डीजल की कीमत में 1 रुपए बढ़ोतरी करने का फैसला किया। रेवेन्यू के चलते आप आज की बैठक में भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट के सीएम ने मुद्दा उठाया और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर इससे प्रभावित हैं। उन्हें लगता है कि रेवेन्यू की काफी दिक्कत हो रही है और रेवेन्यू जनरेशन के तौर पे ही वो फैसला ले रहे हैं। इसका उपाय आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या केंद्र सरकार अगर मदद नहीं करती है तो राज्य सरकार ऐसे ही फैसला करती रहेगी? आदरणीय मित्र, आपने 2 प्रश्न पूछे और दोनों बहुत सार्थक है। पहला, केंद्रीय भाजपा सरकार द्वारा लिया गया 13 रुपया और 16 रुपया
पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने का निर्णय केवल तुगलकी फरमान नहीं, मैं ये कहूंगा कि कोरोना महामारी के समय जब जनता एक एक पैसे के लिए जूझ रही है, उनकी जेब से 1,40,000 करोड़ सालाना लूटना आर्थिक देशद्रोह है। दूसरा, अगर भारत सरकार ने ये टैक्स लगा ही दिया तो ये टैक्स की कम से कम 75% राशि प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेकर प्रांतीय सरकारों को दे देनी चाहिए। उसके दो फायदे होंगे, प्रांतीय सरकारें टैक्स लगाने के लिए मजबूर नहीं होंगी, और दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से लड़ने के लिए पैसा मिलेगा। पर सवाल यह है कि क्या केंद्रीय भाजपा सरकार जनहित में, राष्ट्रहित में ये निर्णय ले पाएगी? थैंक यू सर। अगला सवाल सिद्धार्थ का एएनआई से। सिद्धार्थ, सवाल पूछे। नमस्कार सर। हालांकि मेरे सवाल का काफी हद तक जवाब मेरे को मिल गया, मैं चाहूंगा आप उसको हिंदी में भी रिपीट कर दें। दूसरा, मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कांग्रेस शासित राज्य ही नहीं और भी राज्य जीएसटी शेयर के लिए पहले से कह रहे हैं, और आप एक महीने भर पहले से, जब से शुरुआत हुई है, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जीएसटी शेयर की बात कर रहे हैं। वो तो अभी तक नहीं मिला, और जो शेयर कोरोना के से रिलीफ मिलना चाहिए, जो फाइनेंस पैकेज की आप बात कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? अब आप लोगों के पास विकल्प क्या है? क्योंकि और क्यों आपको लग रहा है कि सरकार अब तक अपनी मुट्ठी नहीं खोल रही? सवाल होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री और भारत सरकार प्रांतों को आर्थिक राहत पैकेज नहीं दे रहे, तो देश के पास विकल्प क्या है? कांग्रेस देश का एक छोटा सा हिस्सा है, और हम देश की आवाज को प्रतिबिंबित करने और बुलंद करने का काम करते हैं। इसलिए ये प्रश्न केवल कांग्रेस शासित राज्यों तक सीमित नहीं, ये विपदा, संकट और दुविधा हर राज्य सरकार के सामने है। एक तरफ कोरोना महामारी की मार, दूसरी तरफ व्यापक आर्थिक संकट, और तीसरी तरफ मोदी जी एक पाई भी प्रांतों को हस्तांतरित नहीं कर रहे। ऐसे में जो लड़ाई कोरोना से लड़ी जानी है, वो तो गांव, कस्बे, देहात और शहरों में लड़ी जाएगी, ना कि दिल्ली के राजभवन में, जैसा मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो कम से कम फौरी तौर से जीएसटी का सारा हिस्सा, वह 2 लाख करोड़ का शुरुआती पैकेज, जैसा कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने कहा भी है, फौरी तौर से प्रांतों को दें, ताकि आर्थिक और स्वास्थ्य की इस जंग को प्रभावी तरीके से लड़ा जा सके। धन्यवाद सर। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार अपनी मुट्ठी नहीं खोल रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। काश एएनआई न्यूज ये प्रश्न माननीय मोदी जी से पूछकर इस रहस्य का जवाब मुझे भी बता सकता, तो पूरा देश एनलाइटन हो जाता। धन्यवाद सर। अगला सवाल अनवर का है, पीटीआई भाषा से। अनवर जी, उसके बाद संजय मिश्रा जी आपके पास। सर नमस्कार। नमस्कार। कल राहुल जी के साथ बातचीत में अभिजीत बनर्जी ने अमेरिका और ब्राजील के राष्ट्रपतियों का हवाला देते हुए कहा कि जो सो कॉल्ड मजबूत नेतृत्व है, उसकी जो धारणा बनाई गई है वो बहुत खतरनाक है, विनाशकारी है इस संकट के समय में। मेरा सवाल ये है, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, जो तथाकथित मजबूत नेतृत्व की धारणा है, क्या वो नुकसानदेह हो रही है इस संकट के समय में, या लाभकारी हो रही है आपकी नजर में? आदरणीय मित्र, अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला है गरीबी पर शोध करने के बारे, और इसीलिए आज की इस विकट परिस्थिति में राहुल गांधी जी को ये उचित लगा कि हर अर्थशास्त्री, हर जानकार व्यक्ति से अच्छा सुझाव आकर अगर देश में लागू हो सके, खास तौर से क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, तो ये सही रहेगा। और इस परिप्रेक्ष्य में ये मंत्रणा हुई। इस मंत्रणा से 3 बड़ी बातें सामने भी आई, मैं उन पर भी चर्चा करूंगा और आपके प्रश्न का जवाब भी। पहला, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने
पिछले लोकसभा चुनाव से पहले न्यूनतम आय गारंटी योजना यानी न्याय की चर्चा की थी। अभिजीत बैनर्जी जी ने एक बार फिर आज की इस विकट परिस्थिति में न्याय का समर्थन करते हुए उस पर मोहर लगाई। दूसरा, अभिजीत बैनर्जी जी ने यह कहा कि यह लड़ाई प्रांतों में लड़ी जाएगी, इसलिए प्रांतों को निर्णय लेने की आजादी और आर्थिक स्वावलंबिता, इन दोनों पर भारत सरकार को क्रियान्वयन करना चाहिए। तीसरा, 11 करोड़ के करीब लोग बगैर राशन कार्ड के हमारे देश में आज हैं, क्योंकि हम पुराने सेंसस के डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को राशन कार्ड, अनाज, दाल और चीनी सरकार उपलब्ध करवाए, जो पहले से ही राहुल गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति कह चुके। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के सुझाव तर्कसंगत हैं और जो बड़े से बड़े दुनिया के भारतीय मूल के अर्थशास्त्री भी हैं, वो भी उन सुझावों को स्वीकार करते हैं। केवल अगर कोई स्वीकार नहीं कर रहा आज तक, तो वो केंद्र की भाजपा सरकार है। उम्मीद है वो अब ध्यान देंगे। जहां तक सवाल है एक छत्र नेतृत्व या एक व्यक्ति पूरे भारत की समस्याओं का हल करने का, अभिजीत बैनर्जी जी जिन्होंने कहा वो भारत के केंद्रीय नेतृत्व पर लागू होता है। आज ऐसा आभास होता है कि एक व्यक्ति बुद्धिमान है और बाकी का पूरा देश आंख बंद कर, मुंह पर पट्टी बांध, आंख पर पट्टी बांध, कान में रुई दे, उस एक व्यक्ति का अनुसरण करे और उनके निर्णय पर ना कोई प्रश्न खड़ा करे, ना उन्हें कोई वो सुझाव दे, ना वो कोई सुझाव माने। इस प्रकार का एक छत्र, मैं कहूंगा कि तानाशाही नेतृत्व दुनिया के किसी प्रजातंत्र के लिए अनुकूल हो ही नहीं सकता, और इस बात की पुष्टि अभिजीत बैनर्जी जी ने की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला सवाल संजय मिश्रा जी जागरण से। संजय भाई पूछिए प्लीज। संजय भाई अनम्यूट करिए जी। नमस्कार रणदीप जी, मेरा सवाल है आपसे पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर वापस आता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आर्बिट्रेट एक ये जिस तरह का टैक्सेशन जो प्रक्रिया है, जिस तरह से वसूली हो रही है, ये आर्बिट्रेटरी है। पर इस आर्बिट्रेटरी जो डिसीजंस हैं उसको चेक करने के लिए सीएजी जैसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। जब सीएजी ने पिछले 5 सालों में ऑडिट में इस तरह की कोई, आखिर क्यों नहीं सीएजी जैसे संस्थान जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी आर्बिट्रेटरी डिसीजंस होते हैं उसको चेक किया जाए, तो वो नहीं ले पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, ये उसका फेलियर है। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ है, अगर सीएजी ये नहीं कर पा रहा है कि इस तरह से जनता से जबरदस्त वसूली की जा रही है और वो नहीं उसमें इंटरवेन कर सकता, तो क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको अपोजिशन हेड करती है कांग्रेस पार्टी, ये कोशिश करेगी कि क्या रिप्रेजेंटेशन देगी कि पीएसी इस तरह के मामले को ऑडिट करे और एक कंक्लूसिव जो है वो डिसीजन पार्लियामेंट को दे, ताकि गवर्नमेंट पर एक प्रेशर बिल्डअप हो? संजय जी, इस प्रकार से की जा रही वसूली निरंकुश भी है और निर्दयी भी। किसी भी प्रजातांत्रिक तौर से चुनी हुई सरकार के लिए ये अनुचित है, अमानवीय है, असंवेदनशील है। दूसरा, जहां तक प्रश्न है उनके ऑडिट का, आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये प्रक्रिया लगभग 1 साल इसमें लगता है, परंतु जो लोग चुने हुए हैं उनको जनता ने वोट डालकर चुना है। सीएजी या पीएसी से भी बड़ी जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय भाजपा सरकार की देश की जनता को है, और उस जनता की जेब से कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के समय जब आप 13 रुपया लीटर पेट्रोल पर टैक्स लगा और 16 रुपया लीटर डीजल पर टैक्स लगा, उसकी जेब से निकालेंगे, तो ये अमानवीय, निरंकुश और निर्दयी निर्णय को जनता के समक्ष आपके माध्यम से उजागर करना
हमारा कर्तव्य है। रही बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, ये एक सार्थक सुझाव है और मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हमारे साथियों को अवश्य ये कहूंगा कि इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करें। पर आज जो घाव दिया जा रहा है उस पर मरहम लगाने की बात है, परंतु मरहम लगाने वाला ही घाव दे तो बचाव कौन करेगा, सवाल ये। धन्यवाद।